जी बेटा, आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट the sensory and nervous system of the reptiles, now we are going to study the excretion and osmoregulation in reptiles. तो रेप्टाइल्स की किडनीज जो हैं वो जब रेप्टाइल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो वो बड़ी क्लोजली रिलेटेड होती हैं एम्फीबियंस के साथ. लेकिन एम्फीबियंस से चूँकि रेप्टाइल्स डिफरेंट हैं, ये अपनी लाइफ को लैंड के ऊपर गुजारते हैं. इसी तरह से रेप्टाइल्स की बॉडी साइज़ एम्फीबियंस की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है. इनका मेटाबॉलिक रेट भी बहुत हाई होता है. तो इनको अर्थ पे लाइफ गुजारने के लिए, कम पानी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए और तरह की किडनीज़ की ज़रूरत होती है. तो इनकी किडनी जो है उसमें एम्फीबियन किडनी की निस्बत जो फ़िल्टरिंग यूनिट्स हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकी किडनी को हम मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं. ठीक है. और मेटानेफ्रिक जो किडनी होती है उसका फंक्शन असल में सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड जो है वो वहाँ तक पहुँचता है. सारा बॉडी का ब्लड वहाँ पे पहुँचता है, फिर फ़िल्टर होता है और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो यूरिन प्रोडक्शन होती है. अब ये जो इनका वेस्ट है जो ये एक्सक्रीट करते हैं, दैट इज़ यूरिक एसिड. तो यूरिक एसिड हमें पता है कि ये एक्सक्रीटरी वेस्ट में सबसे कम टॉक्सिक वेस्ट है, इसलिए ये इसको यूरिक एसिड की फॉर्म में सिक्रीट करते हैं. ठीक है. और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के अंदर एक पेस्ट के तौर पर प्रेसिपिटेट हो जाता है और फिर ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है. ठीक है. इट इज़ रिलेटिवली इंसॉल्युबल इन वाटर, पेस्ट फॉर्म में ये डेवलप हो जाता है. ठीक है. यूरिनरी ब्लैडर और कोलेक्टल वॉल्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं. यूरिक एसिड जो है वो पेस्ट लाइक फॉर्म में इसमें स्टोर भी हो सकता है. और जो यूरिक एसिड है उसकी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो इन्वॉल्वमेंट हुई है रेप्टिलियंस में, इसने इनको लैंड के ऊपर बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म भी बनाया है. नो डाउट कि वाटर को सेव कर सकते हैं, पानी की कमी में सर्वाइव कर सकते हैं. लेकिन रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट में भी इसका बड़ा रोल है कि ये जो यूरिक एसिड है ये इनके एग शेल्स में भी डिपॉजिट होता है, एमनियोटिक एग्स में भी डेवलप होता है. ठीक है. अब वो कहता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में जो रीअब्जॉर्प्शन वाटर की होती है उसके साथ साथ कुछ इंटरनल रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हैं जो कि इम्परमिएबल हैं और वाटर को एब्जॉर्ब भी कर सकती हैं और एवेपोरेटिव लॉस को कंट्रोल भी कर सकती हैं. और जो बिहेवियर है, कुछ बिहेवियर्स भी ऐसे हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए करते हैं. जैसे नॉकटर्नल हैबिट्स हैं इनकी. नॉकटर्नल हैबिट्स का मतलब ये है कि रात के टाइम बाहर आते हैं. ठीक है. बरोइंग करते हैं वाटर को लॉस को कंट्रोल करने के लिए. और कुछ जो रेप्टाइल्स हैं वो वाटर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अपनी लिम्फेटिक स्पेसेस में स्टोर कर लेते हैं. जब वो लिम्फेटिक स्पेसेस में बहुत ज़्यादा वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपनी स्किन के अंदर या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो वो भी इनका जो है वो वाटर को कंजर्व करने का मेथड है. सिमिलरली कुछ लेज़र्स ऐसी हैं जिनके पास साल्ट ग्लैंड्स होते हैं आइज़ के बिल्कुल नीचे, और इस तरह से उन साल्ट ग्लैंड्स की हेल्प से ये क्या करती हैं, दे गेट रिड ऑफ द एक्सेस साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. ठीक है जी. अब हम रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को स्टार्ट कर लेते हैं. तो बेटा, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स की रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट कभी भी सक्सेसफुल ना होती अगर इनकी जो रिप्रोडक्टिव और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो पानी से बाहर ना आती. यानी इनको एग्स अगर पानी में ही जाके देने पड़ते तो वर्टिब्रेट्स कभी भी लैंड पे सर्वाइव ना कर सकते. ठीक है. तो वर्टिब्रेट्स की सक्सेस के लिए एक रूल तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और दूसरा एमनियोटिक एग्स हैं, क्योंकि एग्स जो हैं वो इनकी रिप्रोडक्शन यानी इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो भी क्योंकि बाद में शेल आना होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद शेल आना होता है एग के ऊपर, तो वो भी एक बड़ी एडवांसमेंट है वर्टिब्रेट्स के अंदर.
लेकिन यहाँ पे वो एक बात मेंशन करना चाहता है कि जो एग्स हैं वो टोटली ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये जो एग्स हैं एमनियोटिक एग्स, इनकी फर्टिलाइजेशन को, इनमें शेल्स ले करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को अपनी ज़्यादा एनर्जीज लगानी पड़ती हैं। ठीक है, तो एग्स के गेट जो है, एग्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो करते ही हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, लेकिन साथ ही साथ एग को थोड़ा सा ह्यूमिड रखा जाता है। यानी आप देख लें कि ये बिल्कुल वाटर डिवाइड नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं है। एग को थोड़ा सा ह्यूमिड रखा जाता है इंटरनल फीमेल ट्रैक के अंदर। ठीक है, ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है। इसके अलावा ज़्यादा यॉक इनके अंदर प्रेजेंट होती है ताकि जब डेवलपमेंटल पीरियड स्टार्ट हो तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में फूड शॉर्टेज ना हो। तो आप देखें कि ये इसको ह्यूमिड रखना, ज़्यादा यॉक प्रोड्यूस करना, ये तो एक पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो जो एमनियोटिक एग की डेवलपमेंट है उसके साथ साथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है ताकि फर्टिलाइजेशन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ही हो जाए और फिर प्रोटेक्टिव एग्स लेयर्स जो हैं वो एग के बाहर आएँ। ठीक है, तो तमाम मेल्स जो हैं रेप्टाइल्स के, जिसमें से सिर्फ प्लाटारस को निकाल दें, उनके अंदर एक इंट्रोमीटन ऑर्गन होता है, इंट्रोमीटन ऑर्गन, जिसकी हेल्प से वो स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर स्पर्म जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर एग्स को फर्टिलाइज करता है। लिजर्ड्स और स्नेक्स के पास पेयर्ड हेमीपिन्स होते हैं टेल के ऊपर और वो इस काम को अंजाम दे रहे होते हैं। जो गनेड्स होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। मेल्स के अंदर पेयर ऑफ डक्ट्स जो हैं वो स्पर्म को क्लेका तक लेके जाती हैं और कॉपुलेशन में स्पर्म्स जो हैं वो सेमिनल रिसेप्टिकल और फीमेल में स्टोर भी हो सकते हैं। ठीक है, और सिक्रीशंस जो हैं सेमिनल रिसेप्टिकल की वो स्पर्म को नरिश करती हैं और इनकी एक्टिविटी को अरेस्ट कर देती हैं। स्पर्म जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं और ये 4 टर्टल्स के अंदर ये अप टू 4 इयर्स भी स्टोर हो सकते हैं और अप टू 6 इयर्स भी कुछ स्नेक्स के अंदर स्पर्म स्टोर हो जाते हैं फीमेल के अंदर, या पूरे विंटर सीजन के अंदर ये स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और स्प्रिंग में फिर डेवलपमेंट होती है जब टेम्परेचर फेवरेबल होता है फॉर सक्सेसफुल डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन इन द अपर रीजन ऑफ द ओविडक्ट प्लेस होती है जो कि ओवरी से क्लेका तक, और फिर ग्लैंडुलर रीजन्स जो हैं ओविडक्ट के वो एल्ब्यूमिन को सिक्रेट करते हैं और एगशेल को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो जो शेल है वो यूजुअली टफ है, कम फ्लेक्सिबल है। कुछ का शेल जो है वो कैल्शियस है, रिजिड है, जैसे कि एगशेल्स ऑफ बर्ड्स हैं। ठीक है, अब एक चीज़ जो बड़ी अहम यहाँ पे नोटिसेबल है वो ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर पार्थिनोजेनेसिस भी होती है। तकरीबन 6 फैमिलीज़ फीमेल्स की हैं जिनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस होती है और 1 स्पीशी ऑफ स्नेक्स के अंदर पार्थिनोजेनेसिस होती है। इन फैमिलीज़ में और इस क्लास में हम देखेंगे कि कोई मेल्स प्रेजेंट नहीं होते। मेल्स नहीं होते तो जो पॉपुलेशन है वो पार्थिनोजेनेटिक फीमेल्स पे मुश्तमिल होती है। इनका हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है देन द बाइसेक्सुअल पॉपुलेशंस। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन जिसको बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट का सामना होता है विंटर में, तो वहाँ पे यानी ठंड में ये मरना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा। तो जो पार्थिनोजेनेसिस है उसकी वजह से इनका सर्वाइवल और ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन पॉसिबल हुई है। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस जो है उसका एक डिसएडवांटेज तो है कि उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती, लेकिन ये है कि जो स्पीशीज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म भी नहीं होती, उनको थ्रेट भी कम हो जाता है। तो ये तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में आपने देख लिया और फिर इसमें आपने देखा कि जो किस तरह से स्पर्म ट्रांसफ़र होती है, कितने टाइम के लिए स्पर्म स्टोर होते हैं, पार्थिनोजेनेसिस भी हो सकती है। अब हम इनके कुछ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स को और कुछ पेरेंटल केयर को स्टडी करते हैं।